तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अनकवर रियलिटीज़ में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पिछले 5 दिनों से जो युद्ध चल रहा है उसमें सीज़फायर हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अभी एक और फ्रंट जिसको हम लोगों ने इग्नोर ही कर दिया, वो लगता है फिर से कुछ दिनों में एक्टिव होने वाला है। जी हाँ, मैं बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि ये डायरेक्ट इंडिया के साथ नहीं हो रहा, बट इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया को भी किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। तो हम म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक तीव्र संकट की बात करेंगे, जिससे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार भी इफेक्ट होंगे। ये कहानी सिविल वॉर की, 1 मिलियन से ज़्यादा डिस्प्लेस्ड रोहिंग्या रेफ्यूजी की और एक प्रोपोज्ड ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की, जो या तो एक लाइफलाइन हो सकता है या रीजनल कैओस। इसके सेंटर में है म्यांमार का राखाइन स्टेट, एक बैटल ग्राउंड जहाँ मिलिट्री जुंता का मुकाबला अराकान आर्मी से हो रहा है। तो ये एक एथनिक इंसर्जेंट ग्रुप है जिससे अराकान आर्मी का मुकाबला हो रहा है, और एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी जो मार्च 2025 के भूकंप ने और बढ़ा दिया। ये सिर्फ एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यहाँ एक जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड है जहाँ इंडिया, चाइना, यूएस, रशिया सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है। दोस्तों, अभी क्या हो रहा है? यूनाइटेड नेशंस ने बांग्लादेश के जरिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रपोज किया है ताकि राखाइन की डिस्परेट पॉपुलेशन को खाना, दवा और शेल्टर दिया जा सके। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट, जो मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में है, इस प्लान को सपोर्ट करती है, जिसका मकसद है राखाइन को स्टेबलाइज करना और कॉक्स बाजार में कैंप्स में रहने वाले रोहिंग्या रेफ्यूजीज को अपने कंट्री में वापस भेज देना। लेकिन इस कॉम्पेशन के पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स, सिक्योरिटी रिस्क और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस है। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये सेम चीज़ अफगानिस्तान में एक बार हो चुका है, जहां सोवियत यूनियन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन्वॉल्व थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का हिस्ट्री, कॉम्प्लेक्सिटी और उनका लेगेसी, और जियोपॉलिटिकल स्टेक्स जहां मेजर पावर स्ट्रिंग्स पुल किए जा रहे हैं, फ्यूचर सिनेरियोस, फ्रेजाइल होप से लेकर कैटास्ट्रोफिक एस्केलेशन तक। ये एक स्टोरी है ह्यूमन सफरिंग्स और स्ट्रैटेजिक गैम्बल का। मेरे साथ बने रहिए और ये वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की। तो ये एक बहुत ही नोबल आइडिया है विथ डार्क साइड्स। तो प्रोपोज कॉरिडोर्स के रिस्क को समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स क्या होते हैं और क्यों ये प्रॉब्लम से भरे होते हैं। दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एक डेजिग्नेटेड सेफ पैसेज है एक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, जिसका मकसद है सिविलियंस को इवैक्यूएट करना, फूड, वाटर और मेडिकल सप्लाई जैसे एसेंशियल्स को डिलीवर करना। ये आइडिया तो बहुत ही नोबल है, लेकिन हिस्ट्री हमें ये कॉन्सेप्ट का बहुत ही डार्क साइड्स दिखाती है। तो इस कॉन्सेप्ट की रूट वर्ल्ड वॉर 2 तक जाती है। 1945 में स्वीडिश और डेनिश रेड क्रॉस ने व्हाइट बसेस ऑपरेशन लॉन्च किए। नाजी लीडर्स हाइनरिक हिमलर के साथ नेगोशिएट करके लगभग 15,000 स्कैंडिनेवियन प्रिजनर्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप से इवैक्यूएट किया गया। व्हाइट बसेस रेड क्रॉस सिंबल के साथ उन्हें न्यूट्रल स्वीडन में सेफली ले गए, लेकिन ये लिमिटेड सक्सेस था। सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप्स ही बचे, और बुरा यह कि नाजीज ने सेफ रूट्स को मैनिपुलेट किया, ज्यूइश पॉपुलेशन के रिलोकेट के झूठे प्रोमिसेस के साथ गैस चेम्बर्स में भेजा। तो मॉडर्न एरा के कॉरिडोर्स की अगर बात की जाए, 1991 में गल्फ वॉर के दौरान सद्दाम हुसैन के कुर्दिश रेबल्स पर क्रैकडाउन के बाद यूएन ने 1.5 मिलियन कुर्द्स के लिए कॉरिडोर एस्टेब्लिश किए, जो टर्की और ईरान में फ्ली कर रहे थे, और ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट ने थाउजेंड्स को बचाया। लेकिन इराक ने रेजिस्ट किया, और मिलिट्री इन्फिल्ट्रेशन के डर से एक सस्पिशन जो एंटायरली बेसलेस नहीं थी, क्योंकि कोalition फोर्सेस ने रूट्स का यूज इराकी मूवमेंट मॉनिटर करने के लिए किया, और टर्की के कुर्दिश पोजीशंस पर एयर स्ट्राइक ने सिविलियंस को न्यू डेंजर में डाल दिया था। और गाजा में 2023 के इजरायली ऑपरेशन के टाइम एक सेफ कॉरिडोर बनाए गए, पर इजराइल के एयर स्ट्राइक्स हुए और खान यूनिस में लगभग 500 से ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट किए गए, और जबकि हमास ने अपने फाइटर्स रिपोजिशन करने के लिए इस कॉरिडोर को यूज़ किया, और यूएन ने 30 इजरायली अटैक्स ऑन दीज राउट्स डॉक्यूमेंट किए। यूक्रेन में भी सेम चीज़ हुआ। 2022 में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के टाइम एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर ओपन किया, और रशिया ने तुरंत मरियोपोल एक जगह पे वहाँ पे शेलिंग कर दी, और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक लगभग 1200 सिविलियंस की डेथ हो गई, और रशिया ने 20,000 यूक्रेनियंस को फोर्सिबली डिपोर्ट कर दिया। तो ये एग्जाम्पल्स हमें एक पैटर्न दिखाते हैं। कॉरिडोर्स को ट्रस्ट, सिक्योरिटी और न्यूट्रलिटी चाहिए, जो पोलराइज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में इतना ईजी नहीं होता। वो मिलिट्री एडवांटेज, प्रोपागेंडा या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कोऑप्ट कभी भी किए जा सकते हैं। और म्यांमार में जहाँ डिस्ट्रस्ट पहले से ही
बहुत ही गहरा है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, तो म्यांमार में फरवरी 2021 से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, म्यांमार जुंता ने आंग सान सू की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। इसके रिएक्शन में मास प्रोटेस्ट हुए और आर्म रेजिस्टेंस ट्रिगर किए। राखाइन स्टेट में म्यांमार जुंता का मुकाबला अराकान आर्मी से है। ये एक एथनिक म्यांमारी ग्रुप है जो ऑटोनॉमी चाहती है। 60% ऑफ म्यांमारी कंट्रोल अब राखाइन के हाथ में है, लेकिन क्लैशेस अभी भी चल रहे हैं। लगभग 3 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। 5/29/2025 का भूकंप मैग्नीट्यूड जो लगभग 7.2 बताए गए, इस क्राइसिस को और भी बढ़ा दिया। लगभग 40% राखाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करके 5 लाख लोगों को फूड और शेल्टर के बिना छोड़ दिए। तो यूएन का रेस्पॉन्स है कि बांग्लादेश के जरिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर ओपन किया जाए ताकि राखाइन में एड डिलीवर किया जा सके। यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस जब मार्च में ढाका विजिट के लिए आए थे, तभी उन्होंने ये प्रपोज किया था। और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट जो अभी मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में चल रहा है, उन्होंने इस आइडिया को एंडोर्स किया है। तो दोस्तों कॉरिडोर के स्टेक्स बहुत ही ज्यादा है। बांग्लादेश में लगभग 1.2 मिलियन रोहिंग्या रेफ्यूजीज ऑलरेडी है, और वो ज्यादातर मुस्लिम्स जो 2017 के म्यांमारी मिलिट्री क्रैकडाउन से भागे थे, वो सब यहाँ आके रह रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 मर गए और 7 लाख लोग डिस्प्लेस हुए। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक कॉक्स बाजार कैंप्स ऑलरेडी बहुत ही ओवरक्राउडेड हो चुका है। 60% रेफ्यूजीज के पास ज्यादा अभी खाना नहीं बचा और लगभग 20,000 चिल्ड्रन मेलनरिश्ड है। दोस्तों इसी वजह से राखाइन को स्टेबलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, ये एक बहुत ही बड़ा बर्डन है बांग्लादेश के ऊपर। क्योंकि बांग्लादेशी कैंप में जो ये सब रोहिंग्यास रह रहे हैं इतने दिनों से, बांग्लादेश को लगभग 1.2 बिलियन डॉलर्स एनुअली स्पेंड करना होता है, तो उसकी 400 बिलियन इकोनॉमी पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन डालता है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बांग्लादेश का पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है, और उसके ऊपर ये सब इलीगल रोहिंग्यास रह के बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ऑपोजिशन फियर्स है। बांग्लादेश में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, उनके एक लीडर है मिर्जा फखरुल, उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर सॉवरेनिटी को रिस्क में डालता है। अगर सबको याद हो तो सोवियत अफगान वॉर में ओपन बॉर्डर्स ने पाकिस्तान में मिलिट्री को फ्यूल किया और 270 किलोमीटर पोरस बॉर्डर पर आर्म स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। पब्लिक सेंटिमेंट भी स्प्लिट है। ढाका ट्रिब्यून के अप्रैल 2025 पोल्स के मुताबिक लगभग 40,000 बांग्लादेशी कॉरिडोर के खिलाफ है। तो दोस्तों ये क्राइसिस सिर्फ म्यांमार वर्सेस बांग्लादेश नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल है। दोस्तों डेटा के मुताबिक 60 बिलियन जीडीपी कंट्रोल अभी भी म्यांमार जुंता के पास है, और वो चाइना को रिसोर्सेस एक्सपोर्ट करता है। और पहले भी जब यूएन ने कहा था कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड देके म्यांमारी जनता को हेल्प करेंगे, तो उनके मिलिट्री जुंता ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और जुंता बिल्कुल भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं चाहती म्यांमार में, स्पेशली यूएस का। तो नेक्स्ट चाइना फैक्टर पे आ जाते हैं। तो सोर्सेस के मुताबिक चाइना जुंता को सपोर्ट करता है, और म्यांमार का टॉप इन्वेस्टर है चाइना, जिसने लगभग 20 बिलियन चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर में डाला है, इंक्लूडिंग राखाइन का क्याकफ्यू पोर्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। और चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि अराकान आर्मी के हाथ में पावर जाए, क्योंकि जुंता चाइना को इंडियन ओशियन का एक्सेस सिक्योर करता है, जो 10% ऑफ चाइनास ऑयल इंपोर्ट्स के लिए वाइटल है। और अगर आप मैप में देखें तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये एक बहुत ही बड़ा हेडेक है चाइना के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना के 80% इंपोर्ट्स अभी भी डिपेंड करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे। और इसी वजह से चाइना डरता है, क्योंकि अगर यूएस और इंडिया चाहे तो कभी भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक करके चाइना का ट्रेड पूरा ब्लॉक कर सकता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया पर। इंडिया का लगभग 1400 किलोमीटर बॉर्डर है म्यांमार के साथ। इंडिया चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करता है और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज मिटाने के लिए, जिनका ऑपरेशन 20% म्यांमार से ही होता है। और इंडिया ने लगभग $500 मिलियन स्पेंड किया है अपने कालाधन पोर्ट प्रोजेक्ट पर, जो कि राखाइन एरिया के अंडर आता है। तो इंडिया ऑब्वियसली राखाइन स्टेबल चाहता है, और इंडिया जुंता और ऑपोजिशन दोनों से एंगेज करता है, क्योंकि इंडिया के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। क्योंकि अगर म्यांमार में इंस्टेबिलिटी रही तो इंडिया के बॉर्डर में भी बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं यूएस पर। तो यूएस ने म्यांमार पर सैंक्शन के साथ 2021 से कॉरिडोर को ह्यूमैनिटेरियन और स्ट्रेटेजिक विन मानता है, और सोर्सेस के मुताबिक अराकान आर्मी को कोवर्टली सपोर्ट करता है थाईलैंड के जरिए। सोर्सेस के मुताबिक वो जुंता को वीकन करना चाहता है, लेकिन चाइना और इंडिया के डोमिनेंस ने उसके इन्फ्लुएंस को लिमिट करके रखा है। और यूएस हमेशा से एक मिलिट्री बेस चाहता है इस रीजन में,
ताकि चाइना को टैकल किया जाए। तो अभी यूएस बांग्लादेश को एक नया प्रॉक्सी बना के नया गेम स्टार्ट करना चाह रहा है। जैसे कि आपको पता होगा शेख हसीना के अगेंस्ट जो कू हुआ था लास्ट ईयर, उन्होंने उससे पहले कहा था कि एक थर्ड कंट्री है जो एक मिलिट्री बेस चाहता है हमारे रीजन में, और अगर वो दे दे तो वो जितने साल चाहे पावर में रह सकता है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि शेख हसीना इनडायरेक्टली इस कंट्री की बात कर रही थी। नेक्स्ट आ जाते हैं रशिया पर। तो म्यांमार के 30% आर्म सप्लाई होते हैं रशिया से, और यूएन जब रेजोल्यूशन उठाया था म्यांमार जुंता के अगेंस्ट तो रशिया ने उसको वेटो भी कर दिया था। ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता होगा कि रशिया अभी भी बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर अपने ट्रेड्स और बाकी सब चीजों से। तो रशिया भी कभी नहीं चाहेगा कि यूएस को एक और मिलिट्री बेस मिल जाए इस रीजन में। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये इशू कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर आप पिछले सारी वॉर्स को देख ले, जब भी 4-5 कंट्रीज कभी भी एक कोई थर्ड कंट्री पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है तो उनका अंजाम क्या होता है। एग्जाम्पल आपके पास है सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, यमन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या हम लोग वो सेम चीज फिर से देखने जा रहे हैं जो सीरिया अफगानिस्तान में हुआ था। ये एक फिर से सिविल वॉर या छोटा मोटा प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो जाएगा बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर। तो दोस्तों अगर कॉरिडोर बनते हैं तो क्या होगा। दोस्तों अगर सब कुछ ठीक ठाक हो और अगर कोई पॉलिटिक्स ना किया और अगर अराकान आर्मी और बांग्लादेश और यूएन एग्री करते हैं तो लगभग 10,000 टन एड मंथली राखाइन तक पहुंच सकते हैं। और हंगर रेट्स अभी जो है उसके मुकाबले बिल्कुल हाफ हो जाएगा। 20,000 होम्स का रिकंस्ट्रक्शन होगा। 2 लाख रोहिंग्यास 2027 तक जो सब इलीगल रोहिंग्यास बांग्लादेश में है उन सबको भेजा जा सकता है म्यांमार में। और बांग्लादेश और म्यांमार में जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको टॉक्स के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट सिनेरियो आ जाते हैं अगर कुछ अनहोनी या पॉलिटिक्स किया जाए तो हिस्टोरिकल पैटर्न से हम लोगों को ये पता चलता है कि ऐसे कोई कॉरिडोर्स ओपन हुआ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको मिसयूज किया गया है। अराकान आर्मी कॉरिडोर के जरिए आर्म स्ट्रगल कर सकता है जैसे सीरियन रेबल्स ने किया था। जुंता इसको सबोटच कर सकता है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि म्यांमार आर्मी के पास अभी भी एक्टिव जेट्स है। वो लोग अपने एयर फोर्सेस यूज करके जो कॉन्वॉय बांग्लादेश से गुजरेंगे वहाँ पे बॉम्बिंग कर सकते हैं जैसे रशिया ने यूक्रेन में किया था। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि चाइना और रशिया दोनों ही यहाँ पे इन्वॉल्व है और ऑब्वियसली वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यहाँ पे इंक्रीज हो। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये कॉरिडोर एक प्रॉक्सी वॉर फिगर बन जाती है। चाइना क्याकफ्यू पोर्ट के पास अपना नेवल पेट्रोल डिप्लॉय कर सकता है रशिया की हेल्प से। और अगर इतने सारे प्लेयर्स अगर इन्वॉल्व हो जाए तो आपको पता ही होगा इंडिया अपने बॉर्डर ट्रूप भी बढ़ा सकता है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही होगा इंडिया बहुत ही बड़ा बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। और यूएस जैसे कि आप लोगों को पता ही है यहाँ पे इन्वॉल्व है तो वो भी चाइना और रशिया को काउंटर करने के लिए वो भी अपनी ताकत लगाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सीरिया में क्या हुआ था, इतने सारे कंट्रीज एक साथ आ गए थे, कौन किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था जानना बहुत ही मुश्किल था और बिल्कुल एक कैओस स्टार्ट हो गया था। तो ये सब यहाँ पे फिर से रिपीट हो सकता है। तो दोस्तों जब कभी आप ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के बारे में सुनते हैं तो उस खबर को डीपर डिग कीजिए, कौन स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है और किस कॉस्ट पर। दोस्तों नीचे अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए